तो बच्चों पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात कर ली थी किसकी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, उसके न्यूमेरिकल्स भी हम कर चुके हैं ना। अब हम एक्सेलरेशन पढ़ना चाहते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, लेकिन एक्सेलरेशन को पढ़ने की जरूरत पहले एक्सेलरेशन की जरूरत क्यों पड़ी उसको हम समझते हैं। तो देखो मैं आपको एक प्रैक्टिकल सिचुएशन देता हूं, उससे आपको क्लियरली समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए केस वन, एक हमारे पास केस वन है, उसमें एक मोशन है, एक व्यक्ति चल रहा है। यहाँ पे हम ऐसा मान लेते हैं कि एक बच्चों ट्री है, ऐसे करके एक यहाँ पर एक ट्री है। उस ट्री को हम ओरिजिन मान रहे हैं, मतलब जो भी हम पोजीशन बताएंगे उस ट्री से बताएंगे ना। तो आप ट्री को मान लो ओरिजिन। अब यहाँ पर क्या है कि इस ट्री के पास एक कार थी। अब ये कार चलना चालू करती है बच्चों। तो जब कार चलना चालू करती है उस समय को हम जीरो समय मान लेते हैं, वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। तो टाइम उस समय मान लीजिए जीरो सेकंड था जब हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक्चुअल में तो टाइम कुछ हुआ होगा, लेकिन हम जब स्टार्ट कर रहे हैं उसको रेफरेंस मान रहे हैं, तो वहां से हम कैलकुलेशन चालू करेंगे। इसलिए मैं आपको जीरो टाइम बोल रहा हूं कि जब हम स्टार्ट हुए तो उस समय मान लीजिए कि आपका समय जो था वो जीरो था। तो जीरो समय पे वो पेड़ से लगी हुई थी कार, तो उसने अभी कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं की थी। तो हम बोलेंगे जीरो सेकंड पर उसका जो पोजीशन है वो 0 मीटर का है। फिर ये कार चलना चालू होती है। तो जब आपका टाइम 1 सेकंड हो जाता है बच्चों, आपका टाइम 1 सेकंड हो जाता है, तो हमने देखा कि ये जो कार है ये 1 मीटर की पोजीशन पे आ जाती है, मतलब पेड़ से 1 मीटर की दूरी पे होती है। फिर जब आपका टाइम 2 सेकंड होता है तो हमने पाया कि ये जो कार है ये आपके 2 मीटर पे है, पेड़ से कितने मीटर के आगे पहुंच चुकी है, 2 मीटर पे। फिर हमने देखा कि जब टाइम 3 सेकंड हुआ तो ये जो कार थी ये आपके 3 मीटर्स पर है, मतलब पेड़ से 3 मीटर की दूरी पर है। फिर वैसे ही जब आपका जो टाइम है बच्चों वो 4 सेकंड हुआ तो आपकी जो कार है वो पेड़ से 4 मीटर एंड सो ऑन, 5 सेकंड पे 5 मीटर पे, 6 सेकंड पे। तो एक ये जो कार है एक मोशन कर रही है। अब ये कैसा मोशन है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आप ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालूं, एवरेज स्पीड है ना बच्चों, एवरेज स्पीड निकालना हमने सीखा है। एवरेज स्पीड क्या होता है बच्चों, वी एवरेज। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, टोटल डिस्टेंस कवर्ड या टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग पूरा लिख लेना। टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, टीटीटी, है ना। आप लोग फुल फॉर्म लिख लेना इसका, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, यही होता है ना। अब देखो बच्चों, एवरेज निकालने के लिए हमें टाइम का इंटरवल बताना पड़ेगा कि किस टाइम के लिए हमें निकालना। तो जैसे मैं आपको बोलूं फर्स्ट केस के लिए कि आप वी एवरेज फाइंड करें, एवरेज स्पीड फाइंड करें 0 से 4 सेकंड के बीच में। 0 से 4 सेकंड के बीच में एवरेज स्पीड क्या होगी। तो आप ध्यान से देखो, इसमें 0 से 4 सेकंड के बीच में अगर करना है तो 0 समय से 4 सेकंड तक इस कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है बच्चों। देखो 0 सेकंड से 4 सेकंड, 0 सेकंड पे वो 0 मीटर पे था और 4 सेकंड पर 4 मीटर पे। तो उसने 0 सेकंड से 4 सेकंड तक कितनी डिस्टेंस कवर की, 4 मीटर फाइनल, जो 4 सेकंड पे उसकी पोजीशन है, माइनस इनिशियल पोजीशन जो 0 सेकंड पे। तो हम एवरेज लिख सकते हैं, इसने जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड किया वो 4 फाइनल पोजीशन माइनस 0 सेकंड पे जो इनिशियल पोजीशन थी। और फाइनल टाइम कितना हुआ बच्चों, 4, और इनिशियल टाइम कितना है 0, तो 4 माइनस 0। तो टोटल टाइम हो गया 4 सेकंड और टोटल डिस्टेंस कवर्ड हो गया कितना बच्चों, 4 मीटर। तो 4/4 आएगा, ये सॉल्व करोगे -0 तो इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये 1 मीटर पर सेकंड आएगा। तो यानी कि इस कार की जो स्पीड है वो 0 से लेकर 4 सेकंड के बीच में कितनी स्पीड से भागी है कार, तो 1 मीटर पर सेकंड, हम ऐसा बोल सकते हैं। अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन पूछूं कि भाई आपको ये बताना है कि एवरेज स्पीड बताओ इसकी, लेट सपोज 2 से 4 सेकंड के बीच में, 2 के 4 सेकंड के बीच में कितनी एवरेज स्पीड रही। तो फिर से हम क्या लिखा लेंगे, एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस, तो 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में उसने कितनी दूरी कवर की। तो फाइनल टाइम पे फाइनल पोजीशन दैट इज 4 मीटर माइनस इनिशियल टाइम। अब इनिशियल टाइम बच्चों 2 सेकंड है, 0 सेकंड नहीं है। तो 2 सेकंड पे इनिशियल पोजीशन क्या हो गई इसकी, 2 मीटर। तो 4 माइनस 2 करोगे तो ये टोटल डिस्टेंस आएगा, 4 माइनस 2 2 मीटर। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है बच्चों, ये टोटल 4 है और ये टोटल 2 है।
तो 4 में से 2 माइनस करना पड़ेगा ना, तब आपको 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच की दूरी मिलेगी, विच इज इक्वल टू 2 मीटर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 माइनस 2। और टाइम कितना लगा, 2 से 4 सेकंड, तो फाइनल टाइम 4 सेकंड, इनिशियल टाइम कितना हो गया बच्चों, 2 सेकंड। तो ये फिर से 2/2 आ गया, तो आपका आंसर कितना आ गया, 1 मीटर पर सेकंड। 1 मीटर पर सेकंड। अब आप ध्यान से देखो, तो अगर मैं यहां से बोलूं कि आप एक और निकाल लो, एवरेज स्पीड निकालो बच्चों, कहां से कहां तक के लिए, 1 सेकंड से लेकर 4 सेकंड तक। 1 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में एवरेज निकालो। तो देखो हम 1 से 4 सेकंड के बीच में एवरेज निकालते हैं, तो हम यहाँ पे एवरेज में क्या लिखेंगे, 4 सेकंड पे फाइनल जो आपका पोजीशन है वो कितना है बच्चों, 4 मीटर, माइनस 1 सेकंड पे आपकी इनिशियल पोजीशन कितनी है, 1 मीटर। ये अभी ऐसे ही करते आ रहे हैं, अब आपको समझ में आ रहा होगा। और फाइनल टाइम 4 सेकंड माइनस इनिशियल टाइम 1 सेकंड, तो दिस बिकम्स 3/3 विच इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकंड। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि मैं किसी भी इंटरवल ऑफ टाइम के लिए 0 से 4 सेकंड, 0 से 2 सेकंड, 0 से 1 सेकंड, 0 से 3 सेकंड, 1 से 4 सेकंड, 2 से 4 सेकंड, किसी भी टाइम इंटरवल के लिए मैं एवरेज स्पीड निकालूं या एवरेज वेलोसिटी निकालूं, वो तो हमेशा बच्चों 1 मीटर पर सेकंड आ रही है, कोई दूसरा आंसर आ ही नहीं रहा है। कितना आंसर आ रहा है, हमेशा 1 मीटर पर सेकंड। मतलब ये जो वेलोसिटी है या स्पीड है, ये हमेशा कांस्टेंट है, हमेशा ही 1 मीटर पर सेकंड है, चाहे आप किसी भी टाइम इंटरवल के लिए देखो। यानी कि ये कैसा, इसकी स्पीड या वेलोसिटी कैसी है बच्चों, कांस्टेंट, फिक्स है, बदलती ही नहीं है। यानी ये कार हमेशा कांस्टेंट स्पीड के साथ चला जा रहा है, 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड, चाहे आप किसी भी इंटरवल के लिए ले लो। तो इसकी स्पीड कैसी हो गई या वेलोसिटी कैसी हो गई बच्चों, कांस्टेंट। तो ऐसा मोशन जिसमें हमेशा हर इंटरवल में वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होती है, तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। बच्चों ऐसे मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और ऐसा करने के लिए देखो एक खास बात है, पहले 1 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 0 से 1 मीटर, मतलब 1 मीटर की डिस्टेंस कवर की। फिर 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में भी कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, 1 मीटर का। ये 1 मीटर से 2 मीटर गया ना, तो टोटल कितना कवर किया, 1 मीटर। फिर तीसरे सेकंड में भी उसने कितना कवर किया, 1 मीटर। चौथे सेकंड में भी उसने कितना कवर किया, 1 मीटर। यानी कि ये इक्वल इंटरवल हर एक सेकंड में ये 1 मीटर कवर करता है, इसलिए ये यूनिफॉर्म मोशन है। यानी जब आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है और मोशन यूनिफॉर्म मोशन होता है, तब बॉडी हर सेकंड में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है या इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस कवर करती है। तो हम किसी मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कब बोलेंगे, उसकी क्या कंडीशन हुई। तो यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन हुई बच्चों क्या, यूनिफॉर्म मोशन कैन बी डिफाइंड एज when a body covers equal distance, when a body covers equal distance in equal interval of time, equal distance in equal interval of time, then it is said to be in uniform motion, said to be in uniform motion। तो वो यूनिफॉर्म मोशन में बोला है, या फिर हम बोल सकते हैं that is its velocity or speed, its velocity or speed is always constant during its motion। तो उसके मोशन के दौरान अगर उसकी वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहे, या उसी का मतलब है कि इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ड्यूरिंग इट्स मोशन, तो आप क्या बोलोगे बच्चों कि वो बॉडी के पास कैसा मोशन है, तो यूनिफॉर्म मोशन है। आई होप आपको यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन समझ में आई होगी, यूनिफॉर्म मोशन कैसे होता है ये समझ में आया होगा, और ये सिचुएशन से मैंने आपको समझाया है, वो सिचुएशन भी आपको क्लियर समझ में आई होगी, है ना। तो इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, अभी हमने एक सिचुएशन एनालाइज की, एक और सिचुएशन हम जरा एनालाइज करते हैं और देखते हैं उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं। तो केस नंबर 2, अब वही मान लीजिए आपका जो रेफरेंस पॉइंट है, जो हमने ट्री बनाया हुआ था, उसी को हम रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, ठीक। मतलब उसी को आपने ओरिजिन माना हुआ है, वहां से आप पोजीशन कैलकुलेट करोगे। और वही आपकी जो कार थी, जब वो चलना चालू करती है बच्चों, तो उसको उस समय हम टाइम को 0 मान लेते हैं ना, रेफरेंस टाइम।
और ये कार भी आपका 0 मीटर में है क्योंकि वो पेड़ से लगी हुई है। अब वो चलना चालू करती है। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ, अब जो कार का ड्राइवर था वो कार को चलाता है, तो 1 सेकंड पर जो कार है वो 1 मीटर पे पहुंचती है। 1 मीटर पे, पेड़ से 1 मीटर पे, है ना, ट्री से 1 मीटर पे। उसके बाद ये देखा गया कि ये जो कार है ये जब 2 सेकंड हुआ, 1 से 2 सेकंड हुआ, तो ये 4 मीटर पे आ गई। पिछले सिचुएशन में अलग था, वो 2 मीटर पे ही आई थी, लेकिन इस बार वो 4 मीटर पे आ गई, यानी पेड़ से 4 मीटर। फिर उसके बाद फिर क्या हुआ बच्चों कि जब आपने 3 सेकंड पे देखा तो ये 3 सेकंड जो है वो पेड़ से 9 मीटर की दूरी पे थी। इसका मोशन पिछले से अलग है। ये केस नंबर 2 है ना, वो आपका अलग केस था। फिर हमने देखा कि जब समय 4 सेकंड हुआ तो ये कार जो है वो 16 मीटर्स पे नजर आई, पेड़ से 16 मीटर्स पर। अब ये अलग तरीके का मोशन है, ये पिछले जैसा मोशन नहीं है। अब ये मोशन कैसा है ये हम एनालाइज करते हैं। तो हम फिर से एवरेज निकालते हैं, एवरेज। तो आप देखो अगर एवरेज स्पीड निकालोगे तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि एवरेज के लिए हमें इंटरवल बताना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले 0 to 4 सेकंड के बीच में एवरेज निकालते हैं, 0 से 4 सेकंड। तो देखो बच्चों फर्स्ट केस में जब हम 0 से 4 सेकंड के लिए एवरेज निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4 सेकंड पे फाइनल पोजीशन कितनी है 16 मीटर, माइनस इनिशियल टाइम 0 है तो 0 पे पोजीशन कितनी थी 0 मीटर, अपॉन फाइनल टाइम 4 सेकंड, माइनस इनिशियल टाइम 0 सेकंड। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 16/4 आएगा। तो 16/4 इज 4 मीटर पर सेकंड। तो देखो बच्चों 0 से 4 सेकंड के बीच में ये कार कितनी रफ्तार से दौड़ी होगी। अगर उसने 4 सेकंड में 16 मीटर कवर किया है तो इसका मतलब वो 0 से 4 सेकंड में कितने स्पीड से दौड़ी होगी, एवरेज 4 मीटर पर सेकंड। फिर अगर मैं आपसे बोलूं कि ये एवरेज आप किसके लिए निकालो बच्चों, सेकंड केस के लिए। अब हमें एवरेज चाहिए, लेट सपोज 2 to 4 सेकंड, 2 to 4 सेकंड ले लेते हैं। तो देखो 2 से 4 सेकंड के बीच में क्या होगा, तो यहाँ पे एवरेज निकालें तो आपका फाइनल टाइम 4 सेकंड है। 4 सेकंड पे जो आपकी कार है वो 16 मीटर्स पे है, माइनस इनिशियल टाइम 2 सेकंड है, तो 2 सेकंड पे आपकी कार 4 मीटर्स पे, डिवाइड बाई फाइनल टाइम 4 माइनस इनिशियल टाइम 2 सेकंड। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 12/2 आएगा, और 12/2 को सॉल्व करोगे तो 6 मीटर पर सेकंड। देखो बच्चों वेलोसिटी बदल गई। पिछले वाले सिचुएशन में, पिछले वाले केस में ऐसा नहीं हो रहा था, हर इंटरवल के लिए वेलोसिटी सेम आ रही थी, कांस्टेंट थी। यहाँ पे देखो वेलोसिटी चेंज हो गई, वेलोसिटी चेंज हो रही है यहाँ पर। अब देखो थर्ड के लिए मैं करता हूं तो देखिए अब फिर से चेंज होगी। तो यहाँ पे आप एवरेज निकालो कहां से कहां के लिए बच्चों, 0 to 3 सेकंड के लिए, 0 to 3 सेकंड निकालें आप। तो एवरेज निकालेंगे 0 to 3 सेकंड, तो 3 सेकंड पे आपकी जो पोजीशन है वो 9 मीटर्स है, माइनस 0 पे 0 है, डिवाइड बाई 3 फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम 0। तो ये कितना हो गया बच्चों 9/3, विच कैन बी रिटन एज 3 मीटर पर सेकंड। देखो स्पीड फिर से बदल गई, यानी कि यहाँ पर हर इंटरवल में स्पीड बदल रही है। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर स्पीड जो है या वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी स्पीड इज नॉट इक्वल्स टू कांस्टेंट, जो कि पहले था तो हमने उसको बोला था यूनिफॉर्म मोशन। और जब आपकी स्पीड और वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है, जब आपकी स्पीड और वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है तो हम इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब वेलोसिटी स्पीड कांस्टेंट होती है तो वो यूनिफॉर्म मोशन होता है, और वेलोसिटी और स्पीड कांस्टेंट नहीं होती है तो इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आई थिंक आपको डिफरेंस क्लियरली समझ में आया होगा कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या डिफरेंस है। अब देखो जब स्पीड कांस्टेंट नहीं होती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, तो वहां से एक चीज और समझ में आती है। देखो इसने पहले सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर की 1 मीटर, फिर 1 मीटर से 4 मीटर के बीच में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 3 मीटर्स, तो दूसरे सेकंड में उसने 3 मीटर्स कवर किया। फिर दूसरे से तीसरे सेकंड में उसने 4 से 9 मतलब 5 मीटर्स की दूरी कवर की, और चौथे सेकंड में 9 से 16 मतलब 7 मीटर्स की डिस्टेंस कवर की। तो इसमें हर इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसलिए ये मोशन किस प्रकार का मोशन हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और इसकी वेलोसिटी अब कांस्टेंट नहीं है, स्पीड इसकी कांस्टेंट नहीं है। तो फिर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों, तो हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन कर सकते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं बच्चों इस तरीके से, इट इज डिफाइंड, या ऐसे लिख लो
when a body covers when a body covers unequal distance, देखो बच्चों हर सेकंड में अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो टाइम इंटरवल तो 1 सेकंड का था, इक्वल इंटरवल था, लेकिन अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा था। तो व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then it is said to be in नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, that is its velocity or speed is not constant during the motion। इसका मतलब उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है मोशन के दौरान, या फिर हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम। तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है ना। तो आई थिंक बच्चों आपको समझ में आया होगा कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब होता है। तो बच्चों ये आपकी सेकंड सिचुएशन थी, ये नॉन यूनिफॉर्म का केस है जहां पर स्पीड या वेलोसिटी लगातार बदल रही है। जबकि पिछला वाला जो केस था, केस नंबर 1, हम उस पे आते हैं। यहाँ पे क्या हुआ था कि हर इंटरवल के लिए जो आपकी स्पीड या वेलोसिटी थी वो कांस्टेंट थी, यूनिफॉर्म मोशन था। तो यहाँ पे तो दिक्कत ही नहीं होती है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई आपने इतना डिस्टेंस कवर किया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो आप सिंपली स्पीड का फॉर्मूला लिख लेते थे बच्चों, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये एक रिलेशन आपके पास होता है। तो अगर आपको स्पीड दी हुई है जो कांस्टेंट स्पीड है, तो उसमें आप टाइम का मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, या डिस्टेंस दिया है तो टाइम का डिवाइड करके आप कांस्टेंट वेलोसिटी निकाल सकते हो, है ना। तो एक फॉर्मूले से काम चल जाता है। लेकिन जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन आता है, जैसे कि ये सेकंड केस जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें लगातार आपकी जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो लगातार चेंज हो रही है। तो फिर वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट तो है नहीं वेलोसिटी, स्पीड। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइम के लिए स्पीड बदल रही है, हर इंटरवल में स्पीड बदल रही है। तो किसी पर्टिकुलर इंटरवल के लिए मैं आपसे पूछूं कि क्या स्पीड होगी, तो फिर ये फॉर्मूलेस काम नहीं करेंगे। तो उसके लिए हमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए थोड़ा सा अलग टाइप का वो इक्वेशन चाहिए होती हैं, फॉर्मूलेस चाहिए होते हैं। अब वो फॉर्मूले कैसे बनते हैं उनके बारे में सीखना है। मतलब हमें इस चैप्टर में मेनली नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ना है। अब ये वेलोसिटी बेसिकली चेंज हो रही है, तो ये वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है उसको डिफाइन करने के लिए हमने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया है। अगर आपको यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी के चेंज को डिफाइन करने के लिए, तभी तो हम फॉर्मूले बना पाएंगे चीजों को समझने के लिए। तो वेलोसिटी के चेंज को डिफाइन करने के लिए हमें एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस करना पड़ा उसको समझने के लिए, और उसको कहा गया एक्सेलरेशन, है ना बच्चों। तो एक्सेलरेशन की जरूरत कब पड़ी? एक्सेलरेशन की जरूरत तब पड़ी जब हमारा मोशन कैसा मोशन हुआ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और वेलोसिटी लगातार चेंज हुई, वो अब कांस्टेंट नहीं रही। तो उस वेलोसिटी के चेंज को समझने के लिए हमने एक न्यू टर्म डिफाइन किया, जिसको हमने बोला बच्चों क्या? एक्सेलरेशन, है ना। तो यहाँ पे मैं आपको एक्सेलरेशन की एक्सेलरेशन लिख रहा हूं, आप लोग भी अब हेडिंग डाल देंगे कि हम एक्सेलरेशन अब पढ़ने वाले हैं ना। एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है, ये बात याद रखना, है ना। तो आप ऐसा बोल सकते हो, इट इज डिफाइंड as the change in velocity. It is defined as the change in velocity of a body per unit time, यानी कि पर यूनिट टाइम में, एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी में चेंज आया है, वो हमें क्या देता है बच्चों? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो गया? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया आपका a is equals to change in velocity
अपॉन टाइम टेकन, पर यूनिट टाइम है ना, तो डिवाइड करना पड़ेगा चेंज इन वेलोसिटी को किससे बच्चों, टाइम टेकन से, है ना, या टाइम इंटरवल, जो भी आप बोलना चाहो। तो इस तरीके से आपने किसको डिफाइन किया बच्चों, एक्सेलरेशन को। ये जो चेंज इन वेलोसिटी है, इसको डिफाइन करने के लिए, चेंज इन वेलोसिटी को समझने के लिए हमने नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। उसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो स्मॉल ए होता है इसकी डेफिनेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन, या टोटल टाइम इंटरवल, जिस इंटरवल के लिए हम चेंज इन वेलोसिटी देख रहे हैं, एक्सेलरेशन देख रहे हैं। तो आई होप आपको एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्लियर होगी, और एक्सेलरेशन को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है ये भी आपको समझ में आया। तो देखो बच्चों, हम लोगों ने नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ लिया, और अब ये समझ लिया है कि जब भी वेलोसिटी में चेंज आएगा, यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन आएगा, तब हमें किसके बारे में सोचना पड़ेगा, एक्सेलरेशन के बारे में। और एक्सेलरेशन की डेफिनेशन भी मैं आपको बता चुका हूँ, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ये हमने एक्सेलरेशन को डिफाइन किया हुआ इस तरीके से ना। अब आप ध्यान से देखें तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी लगातार चेंज करेगी, वेलोसिटी चेंज होगी लगातार, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी कुछ, मतलब यहाँ एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। तो याद रखिएगा कि नॉन यूनिफॉर्म में एक्सेलरेशन कभी जीरो नहीं होगा जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, है ना। लेकिन अगर हम पीछे देखें बच्चों, पीछे पहले वाले केस को, जब आपका मोशन जो था वो यूनिफॉर्म मोशन था, है ना। फिर से मैं पेज पलटा लेता हूँ, हमने ये यूनिफॉर्म मोशन भी पढ़ा हुआ था। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखें, तो यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब आपने एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन किया है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, टाइम टेकन, यही तो किया, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। और चेंज इन वेलोसिटी का मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टाइम टेकन टी। अब आप एक बात बताओ, यूनिफॉर्म मोशन में तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी कि इस केस के लिए अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हर समय पर वेलोसिटी की एक ही वैल्यू है, मतलब फाइनल वेलोसिटी की जो वैल्यू है वही इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू है, क्योंकि दोनों सेम है। तो अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी सेम है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, और यूनिफॉर्म मोशन में ऐसा होता है, तो आप इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये तो जीरो आ जाएगा, तो जीरो अपॉन टाइम आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, जीरो। तो याद रखिएगा कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए वेलोसिटी हमेशा, यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन हमेशा जीरो होता है, क्योंकि वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है। तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर हो जाती है, इसलिए एक्सेलरेशन जीरो होता है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यूनिफॉर्म मोशन में जीरो होता है, जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में उसकी कुछ वैल्यू होगी। यहाँ पर जीरो नहीं होगी बच्चों, यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। और वेलोसिटी चेंज होगी तो आपको पता है, फिर फाइनल वेलोसिटी इज नॉट इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी, जिसका मतलब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम करोगे तो इसका आंसर आएगा विच इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो आई होप एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन किया गया ये क्लियर है। तो यहाँ पे आप एक्सेलरेशन को हमेशा याद रखेंगे, डेफिनेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। और एक्सेलरेशन का इफेक्ट, एक्सेलरेशन कब आएगा किसी मोशन में, तो हमेशा याद रखना जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तब एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट आएगा, और जब वेलोसिटी चेंज हो रही होगी तब एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट आएगा। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि एक्सेलरेशन हमने क्यों डिफाइन किया है, और वो एक्सेलरेशन कब हमें सिचुएशन, किस सिचुएशन में डील करना पड़ता है एक्सेलरेशन के साथ। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन वाली सिचुएशन में हमें एक्सेलरेशन के साथ डील करना पड़ेगा, है ना बच्चों। तो ये बात आपको क्लियर होगी। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एक्सेलरेशन डिफाइन कर लिया। एक्सेलरेशन क्या डिफाइन किया हमने कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी हो गया, और टाइम टेकन डेल्टा टी हो गया। तो हम डेल्टा वी को ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, जो मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, चेंज को ऐसे लिखा जाता है ना, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल वेलोसिटी अपॉन इनिशियल वेलोसिटी अपॉन डेल्टा टी को आप लिख सकते हो फाइनल टाइम अपॉन इनिशियल टाइम, है ना बच्चों। तो ये हमें याद रखना है, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। और ये एक्सेलरेशन को जो हमने डिफाइन किया बच्चों, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी आप सोचें, तो वेलोसिटी की यूनिट, चेंज इन वेलोसिटी या वेलोसिटी बोलो आप, तो एक ही यूनिट होगी। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, अपॉन टाइम या फिर चेंज इन टाइम, तो उसकी यूनिट होती है एसआई यूनिट सेकंड। तो आपकी एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या हो गई बच्चों, आप देखो ये सेकंड नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें एक्सेलरेशन की यूनिट समझ में आई कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है ना। तो इस बात को हम यहाँ पे लिख लेते हैं,
कि the SI unit the SI unit of acceleration the SI unit of acceleration is meter per second square. The SI unit of acceleration is meter per second square. तो इस बात को आप याद रखना, ये इसकी SI यूनिट हो जाती है। ठीक, उसके बाद आप ध्यान से देखें तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, वेलोसिटी। एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करता है, चेंज इन वेलोसिटी पर। तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, तो आपको मैं पहले बता चुका हूं, जो वेलोसिटी होती है वो वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी कैसी क्वांटिटी होगी बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन है, तो इसकी डायरेक्शन किस किस डायरेक्शन में होगी। तो ध्यान से देखना बच्चों, कई बार बच्चे ऐसा सोच लेते हैं, अपने मन से मान लेते हैं कि जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन में, या फिर कई बार बच्चे ऐसा सोच लेते हैं कि जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में, जबकि ये दोनों ही आपका सोचना है, ये गलत है बिल्कुल। ना तो एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है, ना तो एक्सेलरेशन इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में, याद रखिएगा। जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो हमेशा डेल्टा वी की डायरेक्शन में होगा, मतलब चेंज इन वेलोसिटी। ना तो वो फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा, ना तो वो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा, वो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा। जो वेलोसिटी के चेंज की डायरेक्शन होगी बच्चों, उस डायरेक्शन में होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, जैसे मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी आपकी ऐसे थी, v इनिशियल, राइट की तरफ, और मान लीजिए ये कितनी थी बच्चों, 2 मीटर पर सेकेंड। और फाइनल वेलोसिटी भी आपकी ऐसे राइट की तरफ थी, तो ये थी बच्चों कितनी, 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब राइट की तरफ इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड थी, फाइनल वेलोसिटी आपकी 4 मीटर पर सेकंड थी। तो जो आपका डेल्टा वी है बच्चों, वो क्या है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो वी फाइनल कितना हो गया, 4 माइनस 2। तो इसका मैग्नीट्यूड तो 2 मीटर पर सेकंड आया, लेकिन इसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी आप करोगे तो दिस डायरेक्शन माइनस दिस डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन भी चेंज इन वेलोसिटी की ऐसी आएगी, राइट की तरफ। तो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही बच्चों आपका क्या होगा, एक्सेलरेशन। मतलब एक्सेलरेशन भी राइट की तरफ लगा है। लेकिन अगर सोचें आप ऐसा हो कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी इस तरीके से राइट की तरफ, ठीक, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी आपका लेफ्ट की तरफ हो जाए, लेफ्ट की तरफ, यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड। तो अब ये जो 4 मीटर पर सेकेंड है बच्चों, ये आप माइनस में लिखोगे, माइनस में, क्योंकि ये लेफ्ट की डायरेक्शन में। राइट वाली डायरेक्शन को अगर आपने पॉजिटिव लिया है तो लेफ्ट वाली डायरेक्शन को आपको -4 लिखना पड़ेगा। तो v फाइनल जो है वो आपका -4 है। अब आप डेल्टा v करोगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, v फाइनल दैट इज -4 मीटर पर सेकेंड माइनस v इनिशियल दैट इज -2 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये तो प्लस में है तो माइनस v इनिशियल लिखेंगे, तो ये आया -6 मीटर पर सेकेंड। तो देखो डेल्टा v की डायरेक्शन क्या आई, -6, -6 का मतलब, माइनस का मतलब पीछे की तरफ, पीछे की तरफ। तो डेल्टा v की ये डायरेक्शन है, तो जो डायरेक्शन डेल्टा v की है वो डायरेक्शन किसकी होगी, आपके एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी पीछे की तरफ होगी। तो हमेशा याद रखिएगा, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, बट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ना तो फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, ना इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, वो डेल्टा v की डायरेक्शन में होता है, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में आपकी चेंज इन वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन होगा, है ना बच्चों। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको भी हम नोट कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन is a vector quantity, acceleration is a vector quantity and its direction is always along the direction of is always along the direction of change of velocity, change of velocity। तो हमेशा याद रखना दैट मीन्स डेल्टा वी। तो हमेशा याद रखना जो आपका एक्सेलरेशन है वो वेक्टर क्वांटिटी है
और वेक्टर क्वांटिटी होने के साथ साथ उसकी डायरेक्शन हमेशा इस बात से निकाली जाएगी कि चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, उसी डायरेक्शन में हमेशा आपका एक्सेलरेशन होगा, है ना बच्चों। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर है। और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, तो उसके लिए तो आपके पास फॉर्मूला है ही, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, या फिर टाइम टेकन, है ना। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ऐसा यूनिट भी हमने देख लिया है, एक्सेलरेशन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है और उसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होती है, तो डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन, है ना। तो ये भी हमने समझ लिया। उसके बाद आप ध्यान से देखें तो, और अगर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो एक्चुअली में बच्चों एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन कब आएगा, जब आपकी वेलोसिटी चेंज होगी, चेंज इन वेलोसिटी पे डिपेंड करता है ना। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन चेंज इन वेलोसिटी। तो बच्चों ये वेलोसिटी में चेंज कब कब आ सकता है, मतलब एक्सेलरेशन कब कब आएगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में चेंज कब आएगा, तो आपको पता है कि वेलोसिटी जो होती है बच्चों वो वेक्टर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी के पास दो चीजें होती हैं, मैंने आपको पहले बताया हुआ है ना इनिशियल लेक्चर्स में। एक तो उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है बच्चों, एक उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और इसकी यूनिट होगी। जैसे हम किसी चीज की वेलोसिटी बोलेंगे 5 मीटर पर सेकंड, तो 5 न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई जिसको हम एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड जिसको हम यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट। तो उसका एक मैग्नीट्यूड होगा वेलोसिटी का, है ना, नंबर होगा और यूनिट होगी उसके पास। और दूसरी चीज उसके पास डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन। अब आप खुद सोचो कि इस वेलोसिटी में चेंज कब कब आ सकता है। या तो आप किसको चेंज करो बच्चों, मैग्नीट्यूड को। अगर मैग्नीट्यूड को चेंज करते हो तो आपकी वेलोसिटी चेंज होगी। जैसे मान लीजिए पहले आपका किसी बॉडी की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड थी, फिर वो बढ़कर चेंज होकर 4 मीटर पर सेकंड हो गई, तो यहाँ पे वेलोसिटी का चेंज हुआ ना, यहाँ पे वेलोसिटी का चेंज है क्योंकि मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। अब यहाँ पे देखो बच्चों डायरेक्शन, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो भी वेलोसिटी का चेंज है, अगर सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो भी तो वेलोसिटी का चेंज होगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं इसको, कि एक पर्टिकुलर बॉडी 2 मीटर पर सेकंड से राइट की तरफ जा रही थी, ईस्ट की तरफ, और फिर वो मुड़ गई उतनी ही वेलोसिटी से, मतलब उतने ही मैग्नीट्यूड से, स्पीड उसका सेम है बट उसका डायरेक्शन बदल गया। देखो अब ये नॉर्थ की तरफ जा रही है, पहले ईस्ट की तरफ 2 मीटर पर सेकंड था, अब ये नॉर्थ की तरफ 2 मीटर पर सेकंड हो गया। ये ईस्ट की डायरेक्शन थी तो ईस्ट की तरफ वो 2 मीटर पर सेकंड से आ रही थी, फिर मुड़ गई और नॉर्थ की तरफ 2 मीटर। तो देखो बच्चों मैग्नीट्यूड तो सेम है 2 मीटर पर सेकंड, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हुआ, लेकिन क्या चेंज हो गया, डायरेक्शन, डायरेक्शन। और डायरेक्शन की चेंज की वजह से भी आपकी वेलोसिटी चेंज होती है। तो इस बात को याद रखेंगे कि अगर वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो तो भी आपका क्या, किसका चेंज होगा बच्चों, वेलोसिटी का चेंज होगा। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो तो भी वेलोसिटी का चेंज होगा। या फिर क्या कारण हो सकता है वेलोसिटी के चेंज होने का, कि आपका दोनों चेंज हो जाए, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाए एज वेल एज डायरेक्शन भी चेंज हो जाए। जैसे बच्चों कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है, सर्कुलर सर्कल में घूमती है, और मान लीजिए कि इसकी सर्कल पे घूमते समय स्पीड कांस्टेंट है, दैट इज 2 मीटर पर सेकंड, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन देखो बच्चों ये लगातार अपनी डायरेक्शन बदल रही है, लगातार डायरेक्शन बदल रही है, सर्कल में चल रही है ना, तो लगातार डायरेक्शन बदल रही है। तो सर्कुलर मोशन में ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे वेलोसिटी का चेंज नहीं है, यहाँ डेल्टा भी ऐसा नहीं है कि जीरो हो गया, भले ही उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, बट यहाँ पे डेल्टा भी जीरो नहीं है क्योंकि डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है। और डेल्टा भी जीरो नहीं है तो इसमें एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं होता है। तो हम बाद में देखेंगे, आप हायर क्लासेस में ये देखोगे कि जब पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, मतलब उसकी स्पीड तो कांस्टेंट रहती है लेकिन लगातार डायरेक्शन बदलती है, तब भी वहां एक्सेलरेशन आता है। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होने से डेल्टा भी जीरो नहीं होता। ये आप हायर क्लासेस में सीखेंगे, लेकिन अभी आप इतना याद रखेंगे कि अगर आपका वेलोसिटी में चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन आएगा। तो एक्सेलरेशन कब कब आएगा, जब जब वेलोसिटी में चेंज आएगा। और वेलोसिटी का चेंज कब कब आ सकता है, या तो वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो, या वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो, या दोनों चेंज हो जाए, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाए और डायरेक्शन भी चेंज हो जाए। तो कुल मिला के आपको ये समझना है कि एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन चेंज इन वेलोसिटी, बट चेंज इन वेलोसिटी कितने तरीकों से आ सकती है, चेंज इन वेलोसिटी 3 तरीकों से आ सकती है। या तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो, या तो आपका वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो,
या दोनों चेंज हो, है ना। तो इस बात को हम लिख सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी अकर्स ड्यू टू, यहां पे लिख लेते हैं चेंज इन velocity occurs, change in velocity occurs due to फॉलोइंग रीजंस, है ना। तो ये जो चेंज इन वेलोसिटी है ये फॉलोइंग रीजंस की वजह से आ सकती है। तो क्या रीजंस है बच्चों, वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट रीजन, इफ ओनली मैग्नीट्यूड, if only magnitude of velocity changes, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होता है वेलोसिटी का तो भी आपका चेंज इन वेलोसिटी होगा, है ना, अकर होगा। फिर दूसरा, इफ ओनली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, अगर सिर्फ डायरेक्शन भी चेंज होता है तब भी चेंज इन वेलोसिटी होगा, चेंज इन वेलोसिटी जीरो नहीं होगी और एक्सेलरेशन आएगा आपका। और तीसरी कंडीशन क्या है बच्चों, तीसरा रीजन क्या है कि आपका चेंज होगा वेलोसिटी में, कि दोनों चेंज हो जाए, इफ बोथ मैग्नीट्यूड as well as direction of velocity changes, तो दोनों चेंज हो जाए, दोनों चेंज हो जाए, आपका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाए और आपकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाए, तो भी आपका वेलोसिटी का चेंज आएगा। और इन तीनों ही कंडीशन के लिए, जो अबव थ्री कंडीशंस है, इनके लिए आपका जो बच्चों डेल्टा वी है, इन तीनों ही कंडीशंस के लिए आपका डेल्टा वी जो है इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यूज आएंगी और एक्सेलरेशन इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो। एक्सेलरेशन जीरो तभी हो सकता है जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए, दैट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। और इन तीनों में से कोई भी चीज चेंज हो, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन या दोनों, फिर आपका डेल्टा भी जीरो नहीं होगा, यानी कि वहां पर एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। तो आई होप आपको बच्चों समझ में आया होगा कि एक्सेलरेशन किन किन परिस्थितियों में आ सकता है और कहां कहां जीरो नहीं हो सकता है। और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि चेंज इन वेलोसिटी भी कहां कहां जीरो नहीं हो सकती है ना बच्चों। तो एक्सेलरेशन का यूनिट एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है, और ये चेंज इन वेलोसिटी किस किस कंडीशन में आ सकती है, उसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं, वो मैंने आपको सब यहाँ पर बता दिया। तो इन पॉइंट्स को अच्छे से याद रखें क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट है। तो इसको नोट करो बच्चों, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होती है ये पढ़ चुके हैं, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी पे डिपेंड करता है ये भी देख चुके हैं, और हमने ये भी देखा कि किन किन सिचुएशन में वेलोसिटी का चेंज आ सकता है। ठीक, अब एक्सेलरेशन के बारे में और थोड़ा समझते हैं, है ना, उसके बाद फिर हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको अगर मैं आपको बताऊं तो बेसिकली जो एक्सेलरेशन है बच्चों, ये यहाँ पर टू टाइप्स का होगा। जैसे हम लोगों ने वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है ना, टू टाइप्स का। एक टाइप का जो आपका एक्सेलरेशन है उसको बोलते हैं एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन। तो ये जो एवरेज एक्सेलरेशन होता है, ये जो हम पढ़ रहे हैं वो एवरेज एक्सेलरेशन ही पढ़ रहे हैं। तो एवरेज एक्सेलरेशन को ही ऐसे डिफाइन किया जाता है, इसको ऐसे लिख लो, एवरेज एक्सेलरेशन, है ना, इस तरीके से। तो जो आपका एवरेज एक्सेलरेशन है उसी को हम डिफाइन करते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो ये आपका एवरेज एक्सेलरेशन है, यानी कि हम टाइम का रेंज लेंगे, जैसे जीरो से, जैसे हमने वेलोसिटी के लिए एवरेज निकाला था ना, 0 से 4 सेकंड, 0 से 2 सेकंड, मतलब इसके लिए टाइम इंटरवल आएगा, टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल, है ना। वो इंटरवल कितने भी सेकंड्स का हो सकता है, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड, 1 घंटे, 2 घंटे, है ना। तो एक इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जब हम डिफाइन करते हैं एक्सेलरेशन, तो उसको हम एवरेज एक्सेलरेशन बोलते हैं। जबकि दूसरा टाइप का एक्सेलरेशन जो होता है वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, है ना बच्चों। तो ये जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, बेसिकली अभी इसको डिफाइन नहीं किया गया है, क्योंकि इसके लिए
एक हायर लेवल की मैथमेटिक्स लगती है इसको समझने के लिए, उसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो ये आप हायर क्लासेस में सीखोगे। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि एक्सेलरेशन जो है ये दो प्रकार के होते हैं, एक एवरेज एक्सेलरेशन और एक इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये इंस्टेंट ऑफ टाइम पे डिफाइन किया जाता है, इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम के लिए, है ना, किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए। इसमें कोई टाइम इंटरवल नहीं होगा, एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको बताना पड़ेगा कि उसमें एक्सेलरेशन क्या है। तो इसको इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए डिफाइन किया जाता है, उसको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलते हैं, है ना, मोमेंट ऑफ टाइम के लिए। और एवरेज एक्सेलरेशन आपका किसी टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन किया जाता है, तो उसको हम एवरेज एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो जो हमें पढ़ना है अपने कोर्स में वो आपका कौन सा एक्सेलरेशन है बच्चों? एवरेज एक्सेलरेशन। हमें किसके बारे में अभी चर्चा करने की जरूरत नहीं है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में, क्योंकि इसके लिए जैसा कि मैंने बताया आपको डिफरेंशिएशन का यूज होता है। तो हम अभी डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे नहीं, वो हायर क्लासेस में आपको पढ़ाया जाएगा। अगर आप साइंस के स्टूडेंट बनते हैं तो तब आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ने को मिलेगा, है ना बच्चों। तो अभी तो सिर्फ मैंने आपको जानकारी दे दी है कि दो प्रकार के एक्सेलरेशन होते हैं, बस आपको ये याद रखना है, एक एवरेज एक्सेलरेशन, एक इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो जो आपका एवरेज एक्सेलरेशन होता है वही हमको पढ़ना है 9th क्लास में, और इंस्टेंटेनियस की चिंता करने की जरूरत है नहीं। अब देखिए इसको फिर से हम देखते हैं। ये तो एक टाइप का क्लासिफिकेशन हो गया कि एक्सेलरेशन एवरेज एक्सेलरेशन होता है और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है। इस एक्सेलरेशन का एक और टाइप है, ये जो एक्सेलरेशन है बच्चों इसका एक और प्रकार होता है, मतलब एक टाइप से और क्लासिफाई किया जा सकता है। तो एक टाइप का एक्सेलरेशन जो होता है बच्चों वो होता है आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन याद रखिए, मतलब आपका एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा किसी मोशन के दौरान, तो उसको कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोलेंगे। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब ये नहीं है कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी का तो चेंज है बट एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और दूसरे टाइप का जो एक्सेलरेशन होता है बच्चों वो होता है वेरिएबल एक्सेलरेशन। वेरिएबल एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन भी लगातार चेंज हो रहा है, वेलोसिटी तो चेंज हो ही रही थी, इन दोनों ही केस में डेल्टा भी तो रहेगा ही, चेंज इन वेलोसिटी तो होगी, लेकिन इसमें ऐसी चेंज इन वेलोसिटी रहेगी कि एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट आए। और वेरिएबल एक्सेलरेशन में ऐसे टाइप से चेंज करेगी वेलोसिटी कि एक्सेलरेशन भी चेंज करे लगातार, है ना। तो ये वेरिएबल एक्सेलरेशन है। लेकिन मैं आपको बता दूं हमें सिर्फ यहाँ पर 9th क्लास में किसके बारे में पढ़ना है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। हम किसके बारे में नहीं पढ़ेंगे? वेरिएबल एक्सेलरेशन, है ना। तो ये बात को भी आप ध्यान में रखना। अब जैसे कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का अगर अपन एग्जांपल लें तो जैसे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आपको दिएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आप क्या समझे बच्चों? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से देखो ये हमेशा किसी भी चीज के साथ वेरी नहीं करेगा, मतलब उस मोशन के दौरान हमेशा एक्सेलरेशन जो है बॉडी का वो 2 मीटर पर सेकंड है। और इसको थोड़ा सा समझने के लिए, इसका फील लेने के लिए आप ऐसा समझो, इसको ऐसे लिखा करो, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है लेकिन इसको ऐसे पढ़ो, टू लिखो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट इसको पढ़ो 2 मीटर पर सेकंड पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। यानी कि इस एक्सप्रेशन का मतलब है कि हर सेकंड में, पर सेकंड में, हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी चेंज हो रही है, 2 मीटर पर सेकंड। जैसे मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर एक बॉडी है, उसको स्टार्ट की है, उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है बच्चों? 0। तो आप क्या बोलोगे कि इसका अगर एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड है तो एक सेकंड के बाद इसकी 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी चेंज हो जानी चाहिए। तो अगर पहले 0 थी तो एक सेकंड के बाद इसकी कितनी वेलोसिटी हो जाएगी बच्चों? 2 मीटर पर सेकंड। तभी तो फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड आएगी। तो 1 सेकंड में चेंज होकर इस पार्टिकल की वेलोसिटी या बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो गई बच्चों? 2 मीटर पर सेकंड। फिर एक सेकंड में, हर सेकंड में कितने की चेंज आ रहा है? 2 मीटर पर सेकंड। मतलब हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो यहां पर फिर से आपका 2 सेकंड पर अब कितनी वेलोसिटी हो जाएगी बच्चों? 4 मीटर पर सेकंड। भाई हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड बदल रही है ना। फिर आपका तीसरे सेकंड के बाद इसकी जो रफ्तार हो जाएगी बच्चों वो कितनी हो जाएगी? 6 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर पर सेकंड और बदल गई। फिर फोर्थ सेकंड में, एक सेकंड के और बाद 3 से 4 सेकंड में इसकी रफ्तार हो जाएगी 8 मीटर पर सेकंड, क्योंकि कितने की वेलोसिटी का चेंज आना है? 2 मीटर। फिर फिफ्थ सेकंड में 10 मीटर, सिक्स्थ सेकंड में 12 मीटर, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि 2 मीटर पर सेकंड का क्या मतलब होता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। अगर कोई पार्टिकल 0 से स्टार्ट कर रहा है तो हर सेकंड में उसकी 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी चेंज होगी। तो एक सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, फिर 2 सेकंड में 4 हो जाएगी,
3 सेकंड में 6 हो जाएगी, 8 सेकंड में बच्चों 4 सेकंड में 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, एंड सो ऑन। वैसे ही अगर आपसे बोला जाए कि बच्चों एक पार्टिकल है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपका 10 मीटर पर सेकंड है, मतलब जब वो स्टार्ट कर रहा है तो ऑलरेडी उसके पास वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, और अगर आपका एक्सेलरेशन कितना है बच्चों 2 मीटर पर सेकंड, तो हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको लिखा करो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट रीड किया करो 2 मीटर पर सेकंड, यानी कि हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी का चेंज आ रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी अगर 10 मीटर पर सेकंड थी, तो 1 सेकंड के बाद t इक्वल्स टू 0 पे अगर 10 मीटर पर सेकंड थी, तो 1 सेकंड के बाद 1 सेकंड पे इसकी क्या वेलोसिटी हो जाएगी बच्चों, तो 10 मीटर से बढ़कर 2 मीटर पर सेकंड और बढ़ जाएगी, चेंज 2 मीटर पर सेकंड का है ना, तो 12 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। वैसे ही आपका 2 सेकंड के बाद 2 मीटर और बढ़ जाएगी, 2 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड चेंज आ रहा है, तो ये 14 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। फिर तीसरे सेकंड में 3 सेकंड के बाद 2 और बढ़ जाएगी, तो 16 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो एक्सेलरेशन का आपको कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब समझ में आ रहा होगा कि हर सेकंड में कितनी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, कितनी रफ्तार बढ़ रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब है 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी का चेंज आना हर सेकंड में। जैसे और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपकी इनिशियल वेलोसिटी बच्चों कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, है ना, बट यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है, नेगेटिव। अभी देखो एक्सेलरेशन पॉजिटिव ले रहे थे हम लोग, अब मैं नेगेटिव -2 मीटर पर सेकंड ले रहा हूँ। तो नेगेटिव का क्या मतलब है कि आपकी वेलोसिटी राइट की तरफ थी 10 मीटर पर सेकंड t इक्वल टू 0 पर, बट एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव है, मतलब एक्सेलरेशन पीछे की तरफ लग रहा है। एक्सेलरेशन पीछे की तरफ लगना मतलब अब ये वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं, घटेगी। हर सेकंड में कितनी घटेगी बच्चों, तो -2 मीटर पर सेकंड। हर सेकंड में ये 2 मीटर पर सेकंड घट जाएगी। अब ये जो चेंज है ये घटने का चेंज है, अगर प्लस में होता तो बढ़ने का चेंज था, लेकिन माइनस में है तो अब ये घटने का चेंज है। यानी कि 1 सेकंड के बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड घट जाएगी, तो 8 मीटर पर सेकंड बचेगी। फिर 2 सेकंड के बाद आपका 2 मीटर पर सेकंड और घट जाएगा क्योंकि माइनस है, तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा बच्चों, 6 मीटर पर सेकंड। फिर 3 सेकंड के बाद आपका 2 मीटर पर सेकंड और घट जाएगा, तो कितना बचेगा बच्चों, 4 मीटर पर सेकंड। तो आई होप आपको क्लियर है कि जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो वेलोसिटी बढ़ती नहीं है, घटती है, और जब वो सेम डायरेक्शन में होते हैं तो वेलोसिटी बढ़ती है। हर सेकंड में जो भी आपका एक्सेलरेशन है उतनी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, चेंज आएगा। तो आई होप आपको कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्लियर होगा। और जैसे वेरिएबल एक्सेलरेशन का मैं एग्जांपल दूं, तो वेरिएबल एक्सेलरेशन जैसे इस टाइप के होते हैं, आपको पढ़ना नहीं है, 9th में नहीं पढ़ना है, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो जैसे इस टाइप का एक्सेलरेशन दिया है 2t मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ये एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड करता है। देखो यहाँ पे अगर मैं आपका 0 सेकंड लूंगा, टाइम 0 सेकंड लूंगा, तो ये एक्सेलरेशन कितना देगा, 2 इंटू 0, टाइम की जगह 0 रख दो, तो 2 0 जा 0, तो 0 सेकंड्स पे आपका एक्सेलरेशन 0 है। फिर यहाँ पे 1 सेकंड पे देखें हम, तो एक्सेलरेशन 1 सेकंड पे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, अगर यहाँ पे 1 लिखोगे। फिर एक्सेलरेशन अगर 2 सेकंड पे देखोगे, तो 2 सेकंड पे यहाँ पे 2 रखो, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन 2 सेकंड पर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। वैसे 3 सेकंड पे 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, 1 सेकंड पे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और 0 टाइम पर एक्सेलरेशन 0 है। तो देखो ये टाइम के साथ चेंज कर रहा है, इसकी वैल्यू लगातार चेंज हो रही है, हर समय पे चेंज हो रही है, इसलिए इसको किस टाइप का एक्सेलरेशन बोला गया है, वेरिएबल एक्सेलरेशन, चेंज होता है। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब हमेशा वो कांस्टेंट हो, फिक्स हो, उसको कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो वेरिएबल एक्सेलरेशन आप बस इतना जान लो कि एक्सेलरेशन के 2 प्रकार होते हैं, एक आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है और आपका वेरिएबल एक्सेलरेशन होता है। इन दोनों में वेलोसिटी तो चेंज होगी तभी एक्सेलरेशन आएगा, बट इसमें इस तरीके से वेलोसिटी चेंज हो रही है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और नीचे वाले में इस तरीके से वेलोसिटी चेंज हो रही है कि एक्सेलरेशन वेरिएबल हो गया, हर टाइम पे बदल रहा है। तो एक टाइप का आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो गया, एक टाइप का आपका वेरिएबल एक्सेलरेशन हो गया। लेकिन हमें किसको पढ़ना है बच्चों, कांस्टेंट एक्सेलरेशन को। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि कब वो स्पीड बढ़ाता है, कब वो स्पीड घटाता है। जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो स्पीड घटेगी, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होगी तो स्पीड बढ़ेगी। तो आपको ये बात क्लियर होगी, है ना बच्चों। तो आई होप एक्सेलरेशन के क्लासिफिकेशंस भी आपको समझ में आए हैं। अब देखो बच्चों, हमने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ लिया है ना, एक्सेलरेशन का क्लासिफिकेशन भी कर लिया। तो अब हम एक चीज डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक चार्ट बना रहा हूँ,
और ये चार्ट आपका जो भी मोशन चैप्टर है उस पूरे मोशन चैप्टर को इस चार्ट में रिप्रेजेंट कर दूंगा मैं आपको, जो आपको पढ़ना है। तो देखो, सबसे पहली बात तो मोशन हमें पढ़ना था। अब बच्चों ये जो मोशन है ना, ये दो प्रकार का होता है मोशन। तो ये दो प्रकार का मोशन कौन कौन सा आता है? एक आपका यूनिफॉर्म मोशन होता है, जो हमने पहले पढ़ा, यूनिफॉर्म मोशन। और आपका ये दूसरे प्रकार का जो मोशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है ना बच्चों। अब ये यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? तो मैंने आपको बताया कि जब आपकी वेलोसिटी कैसी होती है बच्चों? कांस्टेंट। जब आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो वो यूनिफॉर्म मोशन होता है। और जब आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है, चेंज होती है, तो वो आपका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है, वेलोसिटी चेंजेस। तो बच्चों देखिए, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसा मोशन होता है? जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है, कांस्टेंट नहीं होती है, मतलब इसमें वेलोसिटी चेंजेस, वेलोसिटी चेंजेस। जब आपकी वेलोसिटी चेंज होती है तो आपका कैसा मोशन होता है बच्चों? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और जब आपका यूनिफॉर्म मोशन होता है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। मतलब यहाँ पर आप लिख सकते हो कि डेल्टा v इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। वेलोसिटी चेंज हो रही है तो डेल्टा v आपका जीरो नहीं होगा, और डेल्टा v जीरो नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्सेलरेशन इज आल्सो नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी आपका जीरो नहीं होगा, है ना बच्चों। जबकि यूनिफॉर्म मोशन में आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो चेंज इन वेलोसिटी भी आपकी जीरो हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी में चेंज आएगा नहीं, तो डेल्टा भी जीरो हो जाएगा। तो मतलब एक्सेलरेशन भी जीरो है। तो यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन कैसा है बच्चों? जीरो है। जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपका एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, उसकी कुछ वैल्यू होगी। अब देखो, ये जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है बच्चों, ये भी टू टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। ये दो प्रकार का होता है। अब ये दो प्रकार का कैसे होता है? एक तो आपका जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो सकता है, जीरो तो नहीं है भाई, लेकिन एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों? कांस्टेंट, जो हमने अभी पढ़ा अपन। तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसमें चेंज इन वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, चेंज इन वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। देखो, यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इनको एक जैसा मत समझना। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का टाइप है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, बट इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, इसलिए इसको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। और यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, तो वहां एक्सेलरेशन होता ही नहीं है। लेकिन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, डेल्टा v नॉट इक्वल्स टू जीरो, बट एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, इसलिए इसको बोला जाता है। और ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का पार्ट है, यूनिफॉर्म मोशन नहीं है ना। तो ये दोनों चीजें अलग अलग है, एक जैसी नहीं है, इसको एक जैसा मत समझ लेना। फिर उसके बाद आपका जो दूसरा टाइप का नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है वो होता है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसका मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट नहीं होगा, एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा। एक्सेलरेशन जब वेरिएबल होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और यहाँ पे भी डेल्टा v नॉट इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे भी वेलोसिटी चेंज होगी, यहाँ पे भी वेलोसिटी चेंज होगी। बस अंतर क्या है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन के इन दोनों पार्ट में कि आपका एक में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा और एक में एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा। तो हमें 9th क्लास में ये वाला चीज पढ़ना है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। हमें नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन अभी नहीं पढ़ना है ना, ये हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे अगर आप साइंस का सब्जेक्ट लेते हो तो ये मोशन का पूरा आपका चार्ट है कि मोशन कितने प्रकार का होता है, फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन कितने प्रकार का होता है, और कब एक्सेलरेशन जीरो होता है, कब एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है, कब वेलोसिटी चेंज होती है, कब वेलोसिटी चेंज नहीं होती है ना बच्चों। तो इस चार्ट को आप अच्छे से याद रखेंगे, और इसमें हम यही पढ़ने वाले हैं, सिर्फ किसको छोड़कर, ये सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं सिर्फ एक चीज को छोड़कर, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जिसमें एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा, है ना बच्चों। तो आई होप आपको क्लियर है कि मोशन चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है ना। तो ये चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बना लेंगे और हमेशा मन में याद रखेंगे।